बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र से ही ठीक। तो जनाब आज हमने फिर आपको बहैसियत कानूनदान कैमरे में लिया है। सही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब सवाल है कोई या कि मैं एक्सटेम्पोरे शुरू कर दूं? जी शुरू करें। आजकल तो जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो मखसूस नशिस्तों का केस है जी जिसमें मशहूर व मारूफ जजमेंट आई थी कि जो पार्टी भी नहीं है केस में उसको रिलीफ दे दे। तो अब उसके खिलाफ रिव्यू चल रहा है। तो 13 मेंबर बेंच बना था। तो 2 मेंबर्स ने उसमें से कहा कि उसी वक्त और काफ़ी गुस्से में जी कि हम डिसमिस करते हैं। अच्छा। और पूरा सुना भी नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा हम अपना फ़ैसला देंगे। फिर सुना है कि फ़ैसला आया, साफ़ियों तक पहुंच गया, लेकिन वेबसाइट पे नहीं आया। अच्छा। और फिर उन्होंने ख़त पे लिखा कि जी वेबसाइट पे क्यों नहीं आया। तो अब उसकी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि उन्होंने ये कहा है कि आइंदा से जो भी फ़ैसला होगा जिसमें डाइसेंट अगर शुरू में आ गया है तो फिर वो जिस बेंच के में केस चल रहा है उस बेंच के हेड की इजाज़त से वो केस अपलोड होगा फ़ैसला। अच्छा। क्योंकि असल चीज़ ये है ना कि अभी तो केस चल रहा है। तो अब अगर आपने पहले ही अपना फ़ैसला दे दिया है और उसी दिन उन्होंने कह दिया था हेड ने भी कि जब फाइनल फ़ैसला होगा उसमें आपकी ओपिनियन शामिल हो जाएगी, उसको पहले से आम करने में अब अच्छा, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट काट पे रही हूँ। लोड नहीं हुआ, लेकिन ये है कि साफ़ियों तक कैसे पहुँच गया। मैं यही पूछना चाहती फिर थी। ख़त भी अगर वो नहीं पब्लिक हुआ तो साफ़ियों तक कैसे पहुँच। अब ये चीज़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिफ्ट को ज़ाहिर अंदर से करती ही है। होता है ना। हाँ, और ये कैसे हो सकता है कि हमें मिला नहीं है जो हम डिपार्टमेंट के मुतल्लिका लोग हैं, हैं। हाँ जी, उससे मुतल्लिका हैं उस लिंक है जिनका और वास्ता है। उधर साफ़ियों के पास पहुँच गए हैं। कैसे पहुंच हर गया? एक लेके बैठा हुआ है कि जी ये मेरे पास है, मेरे पास है। जानबूझ दिया हाँ जाता जी, है। मेरे ज़राए। वो कौन से ज़राए हैं भाई? वो वही ज़राए हैं ना जो लिख रहे हैं ख़त। तो वो तो अब साफ ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल वो लड़ाई पे आए हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माशरे में पहले ही काफ़ी रिफ्ट्स हैं, तो इस लेवल पे नहीं होना चाहिए ऐसे। और सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अदारा कोर्ट है, है वो ये और काम करे। हमारे पैसों से चल रहे हैं, हाँ हमारे जी। टैक्स के पैसों से हाँ। इनको तनख्वाहें मिल रही हैं। हर एक मुलाजिम को, जज भी मुलाजिम है। ये मैं नहीं मानता कि अदलिया की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी किधर भाई? जब आप मुलाजिम हैं, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, आप अपनी कुर्सी तो हिला नहीं सकते, तो आज़ाद हैं। तो आज़ाद नहीं हो सकते क्योंकि आपने एक दायरे में रह के काम। वही ना, हर डिपार्टमेंट में आज़ादी एक लिमिट तक होती लिमिट है। तक है आज़ादी, आपकी सोच की है, लेकिन जब आपने फैसला करना है वो कानून के मुताबिक करना है। आप कानून से बाहर नहीं जा सकते। आज़ादी इस सेंस में बात आती है कि फैसला करने में दबाव के बगैर आप दबाव के आज़ाद बगैर आप फैसला फैसला करें। करें, आज़ादी का लेकिन सेंस कानून ये के है। मुताबिक हाँ, करें। वो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हर चीज़ में आज़ाद हैं, जो मर्जी करें। गलत काम करने में हर चीज़। बदतमीज़ी का लेवल आ जाता है ना ये, कि अब जैसे आपने लेटर लिखा है और वो मीडिया में पहुंच गया है, तो ये एक बदतमीज़ी है कि आपने जानबूझ के ऐसे किया, अपने अदारे को बदनाम करने के लिए आपने वो लिख के फिर आप मीडिया उस को अदारे दे में दिया है। बैठे कैसे हो? हाँ, आप छोड़ दें। आपको नहीं पसंद, आपको पॉलिसी से इख्तिलाफ है वो तो तो छोड़ हम दो ना। जैसे वो बचपन में खेला करते थे ना, तो वो एक जो खिलाड़ी तंग करता था उसको अगर बाहर निकालते थे तो वो फिर अंदर आके ना खेलेंगे ना खेडन देंगे। हाँ। तो वो अब आपकी जॉब है, आप पैसे लेते हैं और दूसरों के लिए आपके फैसले आ जाते हैं कि जी ये टैक्स पेयर्स मनी है, ज़ाया हो रही है, वो हो रहा है। तो ये ज़ाया नहीं हो रहा इस तरह आप जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपने जो फैसला लिखना है उसकी बजाय आप ख़त लिख रहे हैं। फिर आप ख़त अंडर हैंड इसको कहेंगे कि अच्छा, अंडर खत द किसके टेबल। नाम पे लिख रहे होते हैं? चीफ जस्टिस को लिखा है अगर ख़त, तो उनको पहुंचाओ ना। उनको पहुंचा नहीं होता और हाँ। साफ़ियों तक पहुंचा होता है। और वो हाँ। फिर मर्जी के साफ़ी, फिर वो हर एक लेके बैठा होता है जी मेरे ज़राए। मेरे ज़राए कहाँ से आ गए भाई?
अंदर से ही आपको मिल रहा है ना। बिल्कुल। अब वकील का और जो इवन जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स हैं उनका सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस में जाना बंद किया हुआ है। उसकी वजह से काम इतने हर्ज हो रहे हैं। वो जो हमने ऑटोमेटेड कर दिया, ऑटोमेटेड क्या कर दिया है, अब 3-3 हफ्ते से वो पेपर बुक्स के लिए वो अप्लाई किया होता है, वो आ ही नहीं रही, मिल नहीं रही जी, वो इधर नहीं है जी, वो उधर नहीं है, तो सर्टिफाइड कॉपीज़ कोई नहीं आ रही। हमें ये बताया गया था कि जी ईमेल पे आ जाए करेगी ऑर्डरशिप, कोई भी नहीं आ रही। तो ऑटोमेटेड हो गया, पता नहीं कहाँ से ऑटोमेटेड होता जा रहा है। तो लेकिन ये पैसे तो हमारे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल टैक्स पेयर्स मनी, लिटिगेंट पैसे देता है, कोर्ट फीस देता है। अब कोर्ट बिल्कुल फीस से ही आगे चीज़ें चलती हैं ना आगे फिर। चलती है उसी से। तो ये हमें बस सोचना चाहिए। तो हमारे हर इदारे का यही हाल है ना, मसला यही है। अच्छा, अब ये जो देखें ना, ये मखसूस, ये पहली दफ़ा इतना हल्का फुल्का चलो चीज़ें चल रही होती थी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतना खुलकर एक पार्टी को फुल सपोर्ट देना, जी हाँ। और बल्कि वो नाम तक की बहुत इज्जत से लेके। और अच्छा, केस यही कुछ लोग और होता इनके है। आगे अगर एक आम आदमी आ जाएगा तो आम आदमी का आपके पास केसेस हैं ही है ना, हाँ वो जी, लगते ही नहीं है, हाँ। लग भी जाए तो वो सुनते ही नहीं सुनना है, ही नहीं 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 नहीं, पसंद वो हाई करते। कोर्ट ने जब कर दिया तो ठीक कर दिया। भाई जब हाई कोर्ट ने ठीक किया है तो फिर हम आपके पास क्यों आए हैं? आपके पास क्यों आए हैं? हाँ। और सुप्रीम कोर्ट की ना ये बहुत ही गलत बात है कि वो जो सुनना पसंद नहीं करती, वो जैसे कोई तकब्बुर में बैठा होता ना, ये फाइल मारी, ये फाइल मारी, वो गई, ये अंदाज बहुत ही है। हम जैसे स्कूल में देखते थे ना, एक टीचर बहुत सख्त मिजाज होता है, उसकी क्लास में ऐसे हुआ करता था, एक बहुत ही टेंस माहौल होता था और दुआ होती थी बस जल्दी से पीरियड ख़त्म हो और ये टीचर जाए। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ना एक ऐसा ही लग रहा होता कि एक बहुत सख्त टीचर है, वो बेंच ही पूरा ऐसे ही होते क्योंकि हैं। असल में मसला ये है ना कि एक तो है ये कानून की अदालत, सिर्फ जी कानूनी सवाल, तो वो तो फिर मेरा तो ख्याल ये है कि ये फिर स्क्रूटनी शुरू से ही ऐसी होनी चाहिए। वो केस सेंटर ही नहीं होना चाहिए जिसमें अगर ये कानूनी सवाल कोई बन नहीं रहा। बन नहीं रहा। ये तो रजिस्ट्रार लेवल पे ही उसमें वो हो जाना चाहिए डिसाइड। फिर क्यों उसको 2-2 साल 3-3 साल केस को बैठा, सिविल केसेस बैठा के, और उसके बाद जब लगे तो आप कहेंगे जी ये तो बात ही नहीं बनती। इसलिए कि वो गुंजाइश रखी हुई है ना कि अपने मर्जी के जो आए। हाँ जी। आप देखिए ना, कहीं से उनका बनता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको वो उनको पॉइंट्स बताए जा रहे जी होते हैं, जी, उनको बताया आपने जाता है, आप ये ऐसे कहें, करें, आप ये आप ये कहें, करें, आप ये आप ये कहना करें। चाहते हैं, अच्छा हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप ये कहना चाहते आप हैं। बुलाए ना उसको, वो क्यों नहीं आया, वो आप करें बल्कि ना। वो पिछले दिनों ना विजिट हुआ है ना चाइना का, तो हमें ये पता चला कि जी चाइना में सुप्रीम कोर्ट के 327 जज हैं अच्छा। और वहाँ पे पेंडेंसी कोई नहीं है। तो मैंने बार रूम में ये सवाल उठाया, मैंने कहा जी अगर वहाँ इस तरह का कोई केस आ जाए तो 327 जज कैसे लड़ेंगे जी। कि ये केस मैंने सुना, ये केस मैंने सुना। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम है, वहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम है। मैं कि यहाँ पे ये सिस्टम क्यों नहीं बन सकता कि एक टैक्स का बेंच बन जाए, एक क्रिमिनल बेंच बन जाए, ऑटोमेटिकली केसेस उधर जाते जाए। बिल्कुल। दूसरा, मैंने कहा अगर वो कहें कि नहीं जी ये तो अब केस आ गया, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इम्पोर्टेंट केस है और पूरे चाइना की हिस्ट्री इस पे डिपेंड करती है, तो इसके लिए फुल कोर्ट बनाया जाए, तो वो 327 जजों की फुल कोर्ट बनेगी। हमारे हर केस में होता है जी फुल कोर्ट बना दो, फुल कोर्ट बना दो। अब वो जो एक प्रोसीजर्स हैं फुल कोर्ट बनने के भी, और फुल कोर्ट वैसे रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फुल कोर्ट बनेगी, रूल्स में नहीं है। रूल्स में नहीं है, वो बेंचेस हैं सिर्फ कि लार्जर बेंच बनेगा। लार्जर बेंच अब ये देखना होता है कि अगर कोई पुराना फैसला तब्दील करना है तो वो 5 मेंबर बेंच का था तो चलो 7 मेंबर बेंच बन जाए, फिर अगर और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसको 14 मेंबर बेंच बना लो, तो फिर अगर सारे जजेस बैठने हैं तो फिर फुल कोर्ट होती है। तो सही। अदरवाइज रूल्स में इस तरह नहीं है कि जी फलां केस या इस किस्म का केस होगा तो फुल कोर्ट बन जाएगी। वो डिपेंड करता है कि मामला क्या है और पहले कितने जजेस ने फैसला किया हुआ है। क्योंकि अब एक दौर ऐसा था कि जिसमें वो बैठते थे, 14 जजेस बैठते थे, तो वो 14 जजेस बैठ के फैसला कर देते थे। अब बाद में उनके फैसले नहीं माने जा रहे, आज तक नहीं माने जा रहे। हम जब उनको रेफ़र भी करते हैं, नहीं 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 ये तो देखें ना, ये तो वो फलां जुरिस्डिक्शन में है, ये तो वो फलां है, तो हम आज नई जजमेंट देंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई फ़ैसला ऐसा आ जाए जिसको कि बदलना है, तो फिर ज़ाहिर है उससे बड़ा बेंच बनाना पड़ता ना। अगर 14 मेंबर बेंच था तो कम से कम
17 मेंबर बेंच। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? अभी तो जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ हो गई है 34, 34। लेकिन अभी मेरे ख्याल 28 हैं। अच्छा, 28 और है मौजूद, इस वक्त 28 मौजूद है। हैं, और उसमें से एक एक्टिंग है और 2 एड हॉक हैं। ओके, सही, ठीक है। और हाई कोर्ट का क्या सिलसिला होता है? वो हाई कोर्ट सारे अलग-अलग हैं ना। इस्लामाबाद हाई अब कोर्ट की बात करें इस्लामाबाद हम। हाई कोर्ट में भी अब 12-13 जजेस हैं। सही है। जी। एक मेरे ख्याल वैकेंसी अभी है। और फिर सिविल का भी यही सिलसिला चलता है? सिविल कोर्ट में तो बिल्कुल अलग सिलसिला है ना। वहाँ तो पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए एग्ज़ाम्स के ज़रिए आती हैं। वो पब्लिक सर्विस कमीशन को कभी कह देते हैं कि आप एग्ज़ाम लें, कभी हाई कोर्ट खुद लेता है एग्ज़ाम, कभी वो NTS है मेरा ख्याल, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, अच्छा उसके ज़रिए कभी एग्ज़ाम्स ले लेते हैं। वो हाई कोर्ट की मर्ज़ी होती है। अच्छा, जो है नीचे सिविल है कचहरी, वो बिल्कुल ही एक अलग ही सीन होता है, उसका तो उसका वो माहौल भी बिल्कुल, अलग है। क्योंकि असल केस जो है ना वो वहाँ पे बनना होता है। हम्म आपकी जो पहली जो स्टेप है ना, पहला हम्म स्टेप वहाँ पे केस आपने दायर जो करना है ना, हम्म उसकी आपकी जो प्लीडिंग्स उसको हम क्या कहते हैं, दावा करना है, प्लेंट फाइल करना है, उसमें जो आपने लिखा है उसी को आपने साबित करना है। अगर उसी के आपने सिविल मुताबिक में गलती कर दी है आप तो ऊपर संभालना फिर बहुत नहीं, मुश्किल है। फिर संभलता अगर नहीं है। बहुत अच्छी किस्मत है, जज बहुत मेहरबान हो गया, वो जरा इधर उधर थोड़ी वो भी हमने देखे हैं कई दफ़ा के वो जज मेहरबानी करके केस रिमांड कर देते हैं, लेकिन रिमांड में भी वो चीज़ें सेट नहीं हो सकती। अब नीचे की जैसे गलती नहीं संभलती वो, ऊपर। मतलब आप ये कह लें कि 1% चांस होता है कि वो संभल जाए। किस्मत बंदे की आपके बहुत ही पास अच्छी कभी है। ऐसा हुआ कि नीचे से सारे हारे हुए केस आपके पास आए और सुप्रीम कोर्ट में आके कामयाबी मिली हो? कोई हाँ जी, वो कई इत्तेफाक दफ़ा हुआ है? वो हुआ। और कानूनी, और कई ऐसे भी हैं कि नीचे से जीते हुए आए और ऊपर ऊपर आके आके हार वो गए। पता चला कि इसमें तो ये इशू था, हाँ तो वो तो डिसाइड ही नहीं हुआ और वो देखा ही नहीं किसी ने। जैसे फ़र्ज़ करें कई दफ़ा होता है सूट टाइम बार्ड होता है या सूट मेंटेनेबल ही नहीं होता, तो लेकिन वो नीचे से डिग्री सिविल जज ने भी दे दी, सेशन जज ने भी दे दी, हाई कोर्ट ने भी दे दी, और देखे सुप्रीम बगैर। कोर्ट कहती है कि भाई ये तो केस ही आपका टाइम बार्ड था, हाँ या जो आप अभी बात आप कर रहे हैं ये तो आपने दावे में और कही उन्हें नहीं दी, नीचे पता तो नहीं डिग्री चला। कैसे होगी? हाँ अब ये दिस इज द क्वेश्चन। ये हाँ, तो हमने वो पहले भी नीचे से वो क्या कर रहे होते हैं? क्रिमिनल केसेस में भी यही जी बात की हाँ कि जब सेशन जज ने सज़ा दे दी या जी मैजिस्ट्रेट ने सज़ा दे जी दी जी। और हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दी, फर्ज करो सुप्रीम कोर्ट आके बरी हो रहा है बंदा, तो नीचे वाली अदालतों को पूछना चाहिए ना भाईजान आपने किस बेसिस पे सज़ा दी। उनको तो कोई पूछा नहीं जाता, उनको तो उसी बेसिस पे तरक्कियाँ हो गई उनकी कि जी वो उन्होंने इतने केसेस डिसाइड कर दिए। तो क्वालिटी भी तो देखें ना कि अब उनकी कितनी जजमेंट्स हैं जो कि ऊपर अप होल्ड हुई हैं। बिल्कुल। और ये ख़ास तौर पे जो सज़ा वाले केसेस हैं इनमें देखना चाहिए कि भाई ये चीज़ थी, अब 15 साल बाद बंदा अंदर रह के आज बरी हो रहा है, तो तुमने कैसे सज़ा दे 15 दी? साल एक उसको हाई कोर्ट ने कंफर्म कैसे कर वो दिया? जिंदगी दे दी उसने वहीं वो पे। हाई कोर्ट के जज को भी पूछना चाहिए पूछना भाईजान। चाहिए ना। हाँ अब हाई कोर्ट में जो मर्डर के केसेस हैं वो 2 मेंबर बेंच सुनता है, उसने कैसे वो सज़ा कंफर्म की अगर सुप्रीम कोर्ट उसको बरी कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लाजमी पूछना चाहिए। अब उन्होंने जो जजमेंट्स का हवाला दिया होता है वो कहाँ से दिया होता है, वो कैसे रेलेवेंट होती है जजमेंट, ये पूछना चाहिए उनसे। ये क्वेश्चन कोई नहीं है। अब एक दो केसेस में हमने देखा, अभी किया कुछ नहीं उसमें ऑर्डर, बट ऑब्जर्वेशंस दी हैं जी कंप्लेनेंट के खिलाफ, कंप्लेनेंट को भी उतनी देर अंदर रखना चाहिए। भाई कंप्लेनेंट को तो आप कर दें अंदर कि उसने गलत पर्चा कराया था, बट जिसने गलत सज़ा दी हाँ जी बिल्कुल। उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई सेशन जज साहब आपने आंखें बंद करके मौत की सज़ा दे दी, हाई कोर्ट ने आंखें बंद करके उसको वो चलो देखिए, आपने उम्र कैद की जिसको सज़ा दे इतने दी, साल अंदर रखा उसकी तो जिंदगी उसकी खराब कर दी ज़िंदगी ना तो आपने। ख़त्म हो गई। खत्म होगी ना, वो आगे करा ना वो पीछे करा, पूरे खानदान में क्या पड़ता है, उसका सोशल सर्कल, हर चीज़ तो आपने वो कर दी। और मेंटल लेवल उस बिल्कुल। बंदे का, बहुत कम होते हैं जो स्ट्रांग रहते हैं, अपने आप को और संभाल ये लेते जब हैं। रिटायरमेंट के बाद फिर किताबें लिखते हैं ना, ये जज हैं उसमें फिर साहब, वो जी हमने ये किया तो हमने वो किया। फिर हीरो मैं बनते हैं। हमने मैं तो बहुत पुरानी एक बात सुनाता होता हूँ। एक जज साहब रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको हमने अपने चैम्बर में रखा कि बड़े आला किस्म के जज हैं तो वो हमें कुछ सिखाएंगे। तो मैंने एक रिट बनाई शो काज नोटिस के खिलाफ थी, सेल्स टैक्स की, मुझे आज तक याद है, अभी 94 की बात है। तो रिट मैंने बनाई, उनको दी कि चेक कर ले, मेरे उस्ताद ने कहा कि उनको दे दो वो चेक कर ले।
उन्हें हफ्ता रखे रखा। फिर मैंने कहा ये सर वो आपके स्टार्ट की बात है। स्टार्ट की 94 की, कि सर वो हमने फ़ाइल करनी है तो आप काइंडली हम्म। देख लें। फिर उन्होंने बैठ के उस वक्त देखी, पेंसिल से 1-2 इंग्लिश की गलतियाँ निकाली, तो ये लफ्ज़ है, ये वाला ऐसे है, ये वैसे है, तो ये ठीक है। ठीक है। फिर तारिक, इसमें तो जिसने शो कॉज नोटिस जारी किया ना, उसको सज़ा होनी चाहिए। मैंने फ़ाइल की बंद। मैं कहा सर मैं सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो। मैं कहा सर आप कितनी देर हाई कोर्ट के जज रहे? अब बस कितनी रिटें आई हैं ऐसी? आपने कभी कोई FIR क्वाश की? कभी कोई शो कॉज नोटिस क्वाश किया? आपकी अपनी जजमेंट्स हैं कि शो कॉज नोटिस के खिलाफ रिट नहीं लाइन करती, तो आप मुझे कह रहे हैं कि इसको सजा होनी चाहिए। आपने कितनी दी? कितने SHOs को कहा कि आपने FIR गलत दी है, सजा होनी चाहिए तुमको, या उसकी तनख्वाह में से काटा हो, फाइन किया हो? नहीं मैंने तो कोई नहीं की। मैं कहा फिर तो ये बाहर आके आपको बाहर याद आ आके रहा है। कहना तो बहुत आसान होता है, बाहर आके सारा कुछ याद आ जाता है उनको। तो ठीक है, मेरा ख्याल है आज हमारा कल मैं फिर कुछ किताबों पे बात हाँ करूंगा। जी, मुझे किताबों आपने अब ये याद कराया ना जी। कि किताबें भी हमने कुछ पढ़ी हुई हैं रिटायर्ड लोगों की, बाहर आके जी हमने कमाल किए हुए हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अब जरा थोड़ा सा अपने लीगल टॉपिक्स को लेके चलते हैं हम। हाँ ब्रेक जी। आ गई थी इसमें। तो अच्छा, जाते जाते कल हुई है कोई मीटिंग पाकिस्तान इंडिया की होनी थी? हाँ वो हुआ तो है, DGMOs की मीटिंग, तो वो कह रहे हैं कि अभी तो जंगबंदी आगे चलेगी। चलें, अल्लाह ताला तो बेहतर अब करे। देखें वो हाँ कितनी जी। देर हाँ। चलती है। लेकिन वो शक यही है कि इंडिया भी कुछ करेगा, क्योंकि एक्चुअली जो ये है ना RSS, भारतीय जनता पार्टी, ये एक्चुअली होती थी राष्ट्र या सेवक संघ पार्टी। तो इनको 100 साल होने लगे हैं, 27 सितंबर को 100 साल हो जाएंगे। तो ये अपनी 100 साल तकरीबन में कुछ करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। तो दूसरा वो मोदी के भी थे, क्या उसको नाम है, बिहार में इलेक्शन भी थे, उसको उसने कैश करना था इस बेसिस पे। और अभी एक और आ रही है इतला कि वो भाई साहब अगले भी 5 साल रहना चाहते हैं। तो इनकी पार्टी ने पाबंदी लगाई थी कि 75 साल के बाद कोई लीडर को हम टिकट वगैरह नहीं देंगे। तो अब ये भी 74 साल के हो गए हैं, अगले इलेक्शन तक ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अपनी चलो कोई पार्टी नहीं, की अभी हद उसको तक। मज़ा नहीं आया तो वो हाँ जी। अल्लाह ताला अमन तो रखे, हम तैयार हैं सुकून मज़े रखे, के हम लिए। तैयार हैं। हम उसको टिका के जवाब देंगे। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं। हमारी फ़ौज है तो पाकिस्तान है। वो हम अपनी फ़ौज के लिए, जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था उस वक्त भी हमने कहा था हम फ़ौज के साथ हैं। हमें फ़ौज की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन हमें बम बांध के अटैक करना ज़रूर आता है। फ़ौज अपना काम करे और बम हमारे लिए तैयार रखे। हमारे अंदर जज्बा है, हम उसके साथ, और देख भी लिया, कदम कदम हाँ जी, पे उन्होंने साथ हैं, कदम एक कदम पे लम्हा साथ। कहीं पे भी सिविलियन हम पीछे नहीं है। और हमारा जज्बा कम नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन मज़ीद बढ़ता जा रहा है, अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत में भी, पाकिस्तान से मोहब्बत में भी। तो जो हमारे शहीद हो गए हैं उनके ख़ानदानों के लिए, उनके साथ हमारा बहुत अकीदत का रिश्ता है, उनके लिए बहुत दुआएं। वो तो बुलंदियों में पहुंच गए, पीछे वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, पाकिस्तान की मदद करे। और सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें चाहिए होती है। दुआ में याद रखिए। गपशप विद आमना खान। अल्लाह हाफिज़।